नमस्कार। आज की वीडियो में हम व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण इससे पीछे वाली वीडियो में भी आपको पढ़ाया गया था। उसमें हमने इन सभी शब्दों के मतलब को अच्छे से समझा था और ये देखा था कि कौन सा शब्द किस वर्ग के अंतर्गत आता है। आज हम इन्हीं सब को इन व्यंजनों के अंतर्गत देखेंगे कि कौन सा वर्ण, कौन सा व्यंजन हमारा किस वर्ग में आएगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो व्यंजनों की संख्या मैंने आपको बताई थी 33। हमारी हिंदी भाषा में 33 व्यंजन स्वीकार किए गए हैं। अब वो 33 व्यंजन कौन कौन से हैं, आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे तो 33 से ज़्यादा आपने लिख दिए हैं। तो अब देखिए वो 33 व्यंजन कौन कौन से हैं। ये क से लेकर म तक 25 व्यंजन, ये सारे, इन सभी व्यंजनों को हम कहते हैं वर्ग के आधार पर कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हम इन्हें बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क से म तक जो है हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है। उसके बाद य, र, ल, व, इन्हें कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। इनका नाम है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जब इनका उच्चारण करते समय जो वायु है बिना रुकावट के मुंह से बाहर निकल जाती है, आसानी से हम इनका उच्चारण कर पाते हैं, तो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इससे आगे श, श, स, ह, ये है हमारे ऊष्म व्यंजन। इनका क्या नाम है? इनका है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म बना है शब्द ऊष्मा से। ऊष्मा अर्थात गर्मी। जब इनका उच्चारण करते समय हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, घर्षण उत्पन्न होता है, तो ये इस कारण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो अब देखिए 25 हमारे पास ये थे। 25 और 4 अंतस्थ व्यंजन 29 जमा 4 ऊष्म व्यंजन 33। तो ये हमारे क से लेकर ह तक हो गए हमारे 33 व्यंजन। अब आप कहेंगे मैम इसके बाद ये जो लिखे गए हैं ये क्या हैं? तो देखिए ये भी हमारी हिंदी में इनको स्थान दिया गया है। ये जो 4 आपको यहाँ पर व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये सब है हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन अर्थात ये संयुक्त व्यंजन जो हैं वो इन्हीं 33 व्यंजनों में से किन्हीं 2 व्यंजनों को लेकर मिलकर बनाया गया है। ये अलग से कोई व्यंजन नहीं है, ये इन्हीं 33 व्यंजनों में से 2 व्यंजनों को उठा लिया गया है, उन दोनों को एक साथ मिला करके संयुक्त व्यंजन बन गया है। अब ये श में कौन कौन से 2 व्यंजन हैं? तो इसमें देखिए क जमा श, इसमें त्र में त जमा र, ज्ञ में ज जमा य और श्र में श जमा र। ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। अब आप देख सकते हैं क और श पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। क और श, त र भी है, त र, ज्ञ भी है, ज य। अब आप कह रहे हो मैम आप ये लिख तो ज और य रहे हैं लेकिन बोल ज्ञ रहे हैं। तो पहले इसको ज ही बोला जाता था, ज बोला जाता था, लेकिन हमारी जैसे भाषा में हम लोग क्या करते हैं, हमारी जीवा पर जो हम आसानी से बोल सकते हैं उस चीज़ को हम अपना लेते हैं। और यही हुआ, ज बोलने में लोगों को परेशानी होती थी, इस वजह से उन्होंने इसको ज्ञ बोलना शुरू किया और धीरे धीरे इसी ध्वनि को हमारी हिंदी में मान्यता प्राप्त हो गई और हम इसको ज्ञ बोलते हैं। लेकिन ये जो 2 वर्णों से मिलकर बना है वो है ज जमा य। श्र में देखिए स जमा र, ये भी दोनों आपको पहले से ही मिलेंगे इसमें, श जमा र। ठीक है। तो ये हो गए आपके 4 संयुक्त व्यंजन। अब अगले वाले देखिए ये क्या है? अ, ज, फ, ये तीनों ध्वनियाँ जो हैं आगत ध्वनियाँ हैं। आगत ध्वनियाँ हैं। आगत यानी आई हुई। ये तीनों ध्वनियाँ हमारी हिंदी भाषा में नहीं थी पहले। ये तीनों ध्वनियाँ हिंदी भाषा में नहीं थी, इन्हें दूसरी भाषा से हमने लिया हुआ है। दूसरी भाषा की ध्वनियाँ हैं जो हमारी हिंदी में भी अब प्रयोग होने लगी हैं। अ,
ज फ। अ और अह, अब आप कहेंगे मैम ये दोनों तो स्वर हैं। जी हाँ, इन दोनों को स्वरों के साथ ही लिखा जाता है, लेकिन इनको अलग से इस जैसे बाकी सारे जो स्वर मैंने आपको कल बताए थे 11 स्वर अ से लेकर ओ तक, उन सबको अलग से भी किसी शब्द में लिखा जा सकता है, लेकिन अंग और जो अह है ये दोनों किसी व्यंजन के साथ ही लगकर शब्द के अंदर आते हैं। अ अंग, इसलिए इन दोनों को बोला जाता है अयोग वाह। इन दोनों को नाम दिया गया है अयोग वाह। अंग जो है ये अनुस्वार का काम करता है। अनुस्वार आपने देखा होगा शब्दों में जब ऊपर बिंदी लगा दी जाती है तो वो अनुस्वार कहलाती है। तो ये अंग जो है अनुस्वार का काम करता है और यही अंग इन पंचमाक्षरों से मिलकर बना है। ये जो 5 आपको व्यंजन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ग, य, ण, न, म, इन्हीं पंचमाक्षरों से मिलकर बना है ये अनुस्वार। अब देखिए ये अह, अह क्या है? इसे कहते हैं विसर्ग। इसे कहते हैं विसर्ग। ये प्राय संस्कृत के शब्दों में लगता था, जैसे आपने सुना है प्रायः, अतः। इसका जो उच्चारण है वो ह की तरह होता है। ह की तरह होने के कारण इसको विसर्ग नाम दिया गया है। और ये आप संस्कृत के ही शब्दों में आपको ये देखने को मिलता है। तो इस तरह के जो भी शब्द जिनके पीछे विसर्ग लगा होता है वो तत्सम शब्द भी कहलाते हैं। अब आगे हम देखते हैं इनका उच्चारण स्थान हम देखते हैं। अब ये जो 2 व्यंजन यहाँ पर रह गए हैं ड़ और ढ, इन दोनों को बोला जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन आपको मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था। उत्क्षिप्त, जब इनका उच्चारण करते समय जो हमारी जिह्वा है वो पहले ऊपर जाती है फिर झटके के साथ नीचे गिरती है, इस कारण इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा गया है। अब आप कहेंगे कि मैम देखो ये वाला और ये वाला एक जैसा है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में अब फ़र्क जो है ये देखिए, इस वाले व्यंजन से किसी भी शब्द को जब हम बनाते हैं तो ये शुरुआत में भी आ सकता है। ड, इसकी जो साउंड है ड, जैसे डमरू, ड, लेकिन इसकी जो साउंड है, इसकी जो ध्वनि है वो है ड़, ड़, यानी जैसे लिखते हैं हम सड़क, ड़। इससे हम कोई शब्द बनाएंगे तो जैसे सड़क, पकड़। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये जो ड है ये किसी भी शब्द के शुरुआत में आ सकता है, लेकिन जो ड़ है वो या तो बीच में आएगा या अंत में आएगा, वो शुरुआत में नहीं आ सकता है। इस चीज़ का आप फ़र्क समझेंगे तो आपको आसानी होगी इसे समझने में। अब इन दोनों का फ़र्क देखिए, इन दोनों को कैसे बोलते हैं। ये है ढ, ये है ड़। देखिए ढ से बना ढक्कन और ढ से बना मूढ़। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी अ की साउंड भी आती है और एकदम झटके के साथ हमारी जो जीवा है वो नीचे की तरफ आती है, इसलिए इनकी जो ध्वनि है वो उच्चारण करते समय अलग होती है। इन दोनों को अभी कुछ समय पहले ही हिंदी भाषा में इन्हें अपनाया गया है, तो मैं ये मिटा देती हूँ, इसके आगे हम देखते हैं। यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। इसके आगे हम देखते हैं उच्चारण स्थान। ठीक है, उच्चारण स्थान। तो देखिए सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो है इन व्यंजनों को हमने वर्गों में बांटा हुआ है। ये क से लेकर जो म तक के व्यंजन हैं इन्हें हमें एक वर्ग का नाम दिया हुआ है, इसलिए इन क से लेकर म तक के व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। इन्हें स्पर्श व्यंजन भी बोला जाता है, साथ में इन्हें वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है।
अब देखिए इनके वर्ग देखिए, क ख ग घ ड़, ये जो पहला क वाला वर्ग है इसको हम कहते हैं क वर्ग। दूसरा जो वर्ग है इसको बोला जाता है च वर्ग। इस ट वाले वर्ग को बोलते हैं हम ट वर्ग। अब इनका नाम कैसे दिया है, आपने देखा होगा प्रत्येक पंक्ति का जो पहला वर्ण है, पहला जो व्यंजन है, उसी के आधार पर हमने इसका नाम जो है डिसाइड किया हुआ है। त, इसको कहा जाता है त वर्ग, और प ये कहलाता है आपका प वर्ग। ठीक है, तो अब देखिए ये जो पूरा का पूरा क वर्ग जो आपको दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा क वर्ग, इसका जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। कहाँ से बोला जाता है ये पूरा प वर्ग जो बोला जाता है, ये बोला जाता है कंठ से, अर्थात हमारे गले से इसकी आवाज़ ध्वनि निकलती है। आगे जो है वो है च वर्ग। च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु। इसकी जो ध्वनि है हमारे तालु से निकलती है। तालु मैंने आपको बताया था हमारी जीवा के जो ऊपरी वाला भाग है, ऊपर की तरफ के दांतों के पीछे और जीवा के ऊपर का जो भाग है उसको हम तालु कहते हैं। अगला जो है ट वर्ग। ट वर्ग और साथ में ये दोनों व्यंजन, ये सारे उच्चारण होते हैं, इन सब का उच्चारण होता है मूर्धा से। मूर्धा भी मैंने आपको बताया था हमारे ऊपर वाले दांतों के पीछे का जो हिस्सा है, मसूड़ों से बस थोड़ा सा ही उसी के पास का हिस्सा वो मूर्धा कहलाता है। ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाले दांत में, दांत के पीछे का हिस्सा मूर्धा। अगला है त वर्ग। त वर्ग को हम कहाँ से उच्चारण करते हैं, तो ये त वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत। ठीक है, अगला है प वर्ग। प वर्ग का उच्चारण स्थान है आपका ओष्ठ। इन सभी को आप उच्चारण करके देख सकते हैं। इन सब की आवाज़ कंठ से आती है, इन सब की आवाज़ हमारे तालु से आती है। जीवा जो है हमारे तालु को स्पर्श करती है। इन सभी की आवाज़ जो है मूर्धा से आती है, हमारी जीवा मूर्धा पर स्पर्श करती है। इन सभी की आवाज़ जो है दंत से आती है, यानी हमारी जीवा जो है दांत को स्पर्श करती है। और प व की आवाज़ ओष्ठ से आती है, यानी जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे दोनों होंठ जो है आपस में स्पर्श करते हैं। अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में अब इनका आप स्थान देखिए कहाँ पे कौन सा बोला जाता है, तो ये जो है आपका य और श, य और श, ये दोनों आपके बोले जाते हैं तालु से। य और श बोला जाता है तालु से। ये वाला जो श है ये आपका बोला जाता है मूर्धा से। ठीक है, और र प्लस ल प्लस ये वाला श, ये तीनों आपके बोले जाते हैं वर्तस्य। वर्तस्य मैंने आपको बताया था दंत मूल, यानी दांतों के पास मसूड़ों से इसका घर्षण होते हुए हवा निकलती है, तो ये वर्तस्य। अब जो व है वह आपका बोला जाता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ यानी इसमें दांत और होंठ दोनों का स्पर्श होता है, दंतोष्ठ। ह जो है, ह आपका कहाँ से बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपके कंठ से, गले से, कंठ से। ठीक है, ज, फ, ज और फ, देखिए जो ज की ध्वनि है, ज की ध्वनि है वो है आपकी वर्तस्य, और जो फ की ध्वनि है आपकी वो है आपकी दंतोष्ठ। व और फ ये दंतोष्ठ है आपके। ठीक है, ध्वनियाँ आपको पता चल गई है सबकी। अब देखिए इसके आगे, ये आपको सारा पता चल गया, ध्वनियाँ सबकी पता चल गई हैं। आगे हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। आपको पता चल गए हैं सारे कौन कौन से स्पर्श व्यंजन हैं। संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो जिनको बोलते समय संघर्ष उत्पन्न होता है, संघर्ष उत्पन्न होता है उनको संघर्षी। तो आप देखिए स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बता दिए, क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन हमारे। संघर्षी व्यंजन है हमारा ज और फ। ज और फ ये दोनों जो व्यंजन है हमारे संघर्षी व्यंजन है। यहाँ से ऐसे ये दोनों व्यंजन हमारे संघर्षी व्यंजन है। अब अगला है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी यानी संघर्ष भी होता है, घर्षण भी होता है, साथ में स्पर्श भी होता है, तो वो है हमारा च, छ,
ज और झ, ये जो चार व्यंजन है च, छ, ज, झ, ये चारों के चारों है स्पर्श संघर्षी। च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अनुनासिक, अनुनासिक मैंने आपको बताया था कि जिनका उच्चारण करते समय जो वायु है वो मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर आती है ध्वनि और वायु, तो उनको अनुनासिक भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम था नासिक्य, और एक और बोला जाता है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर यानी ये जो पांच जो आपको व्यंजन दिखाई दे रहे हैं ण, 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 न, म, ये पांचों के पांचों इनको कहा जाता है अनुनासिक, और इनको कहा जाता है पंचमाक्षर। ठीक है, अगला है आपका पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन बताया था मैंने आपको कल, पार्श्विक व्यंजन एक ही है, वो है ल। ल आपका पार्श्विक व्यंजन है, क्योंकि इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो जीवा ऊपर तालु को स्पर्श करती है और जो हवा है वो दोनों तरफ से बाहर निकलती है, दोनों पार्श्वों से घर्षण करते हुए बाहर निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अगला है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो आपका ये जो ड और ढ है ये दोनों व्यंजन हैं आपके उत्क्षिप्त, ये मैंने आपको बताया था उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। उसके आगे है प्रकंपित। प्रकंपित यानी जिसका उच्चारण करते समय कंपन उत्पन्न होता है, तो वो है हमारा र। र जो है हमारा प्रकंपित है। ठीक है, अगला जो है संघर्षहीन सप्रभा, यानी बिना संघर्ष के जब वायु मुख से बाहर निकलती है, उसमें दो व्यंजन थे आपका य, इसको मैं टिक कर देती हूँ, आप सुन लीजिए, य और व, ये दोनों हैं संघर्षहीन सप्रभा। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को ही हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये स्वरों की तरह ही इनका उच्चारण होता है। स्वरों में भी वायु जो है बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, और य और व का उच्चारण भी बिना रुकावट के ही हो जाता है, इसलिए इन दोनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसके आगे हमें पढ़ना था प्राणत्व के आधार पर जो वर्गीकरण है, वो प्राणत्व यानी हवा के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर, अल्प प्राण और महाप्राण, और एक हमें पढ़ना है घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण यानी सघोष और अघोष। तो हम उनके बारे में देखते हैं अभी। तो देखिए, सबसे पहले हम अल्प प्राण और महाप्राण देखते हैं। अल्प प्राण में जो वायु है वो कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, और महाप्राण में जो श्वास की मात्रा है, श्वास की जो वायु है वो ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है। तो देखिए, पहला क से लेकर च तक, ये जो आपको 5 ऐसे सीधी लाइन में जो दिखाई दे रहे हैं, क, च, ट, त, प, ये 5 सीधी लाइन में, ये सारे के सारे जो हैं अल्प प्राण हैं, सारे के सारे अल्प प्राण हैं। उसके बाद अगली जो आपको पंक्ति दिखाई दे रही है, ख, छ, ठ, थ, फ, ये पूरी की पूरी जो पंक्ति है ये महाप्राण है। अगली पंक्ति ग, ज, ड, द, ब, अल्प प्राण। अगली पंक्ति घ, झ, ढ, ध, भ, ये है आपका महाप्राण। अगली पंक्ति है अल्प प्राण। ध्यान दीजिएगा, मैं इस पूरी पंक्ति के बारे में बात करी ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जब हम देखते हैं तो ये पूरी की पूरी पंक्ति जो है, पहली पंक्ति अल्प प्राण, दूसरी महाप्राण, तीसरी अल्प प्राण, चौथी महाप्राण, पांचवी अल्प प्राण। ठीक है, इसके बाद ड और ढ को देखते हैं हम। ड जो है आपका वो है अल्प प्राण, और ढ जो है आपका वो है महाप्राण। उसी तरह से य, र, ल, व, ये सारे के सारे आपके अल्प प्राण हैं। ये जितने भी अंतस्थ व्यंजन है ना, जितने भी आपको अंतस्थ व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन हैं,
ये जो आपके चारों के चारों हैं अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये सारे के सारे आपके अल्प प्राण हैं। अगला है श, श, स, ह, ऊष्म व्यंजन। ये चारों ऊष्म व्यंजन जो है ये आपके महाप्राण हैं। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके आगे हम करते हैं सघोष और अघोष। सघोष और अघोष, पहले की जो दो पंक्तियां हैं, पहले क, च, ट, त, प, पहली पंक्ति, ख, छ, ठ, थ, फ, ये दोनों पंक्ति जो है आपकी अघोष हैं। अघोष यानी इनका उच्चारण करते समय घर्षण नहीं होता, कंपन नहीं होता। इसके आगे की जो तीन पंक्तियां आपकी बचती हैं, तीनों की तीनों जो पंक्तियां हैं, तीनों पंक्तियां ही सघोष है। ठीक है, इन तीनों का उच्चारण करते समय घर्षण उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है, तो तीनों की तीनों पंक्तियां आपकी सघोष है। अब देखिए ड़, ड़ जो है अघोष है। अब देखिए जो ड़ है, ड़ और ढ, ये दोनों आपके सघोष हैं। इन दोनों के उच्चारण में भी घर्षण उत्पन्न होता है, दोनों सघोष हैं। उसके बाद देखिए ये जो अंतस्थ व्यंजन आपके य, र, ल, व, ये अल्प प्राण तो हैं ही, अल्प प्राण होने के साथ साथ तीनों सघोष हैं। अब देखिए ऊष्म व्यंजन श, श, स, ये तीन जो ऊष्म व्यंजन आपके श, श और स, ये तीनों हैं आपके अघोष, यानी इनमें घर्षण नहीं होता। लेकिन जो है ह जो वर्ण है ये है आपका सघोष। उसी तरह ज और फ, ज जो है आपका सघोष है और आपका जो फ है वो अघोष है। मैं जानती हूँ इसको समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है आपको, तो आप इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे, तो एक बार देखिए, अगले दिन दोबारा रिपीट कर लीजिए, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी। इसलिए मैंने इसको अलग कलर से लिखा है ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। फिर भी अगर कुछ आपका रह जाता है, आप समझ नहीं पाते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई अवश्य करूँगी। अब इसके साथ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपके पास आती रहें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।